हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर 3 लेक्चर किए, जहां पर हमने पहले लेक्चर में फैराडेज लॉ, दूसरे लेक्चर में लेंज लॉ और तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने लेंज लॉ के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखा था। और आज भी हम फैराडे लॉ और लेंज लॉ के मिक्सअप के बारे में ही बात करेंगे। क्या हम कि हम एक मैग्नेट लेंगे और फिर से कॉइल लेंगे, ठीक है, और उन दोनों को हम यूज करके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वैलिड कराएंगे। मतलब मैग्नेट लेंगे, कॉइल लेंगे और उसमें फिर फैराडे लॉ और लेंज लॉ लगाएंगे और उसके बाद वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वैलिड करेंगे। ठीक है, कैसे बताते हैं। तो आज का टॉपिक है वैलिडेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूजिंग मैग्नेट एंड कॉइल। ठीक है, देखते हैं भैया, एग्जाम्पल से समझेंगे उसको। ठीक है, चलो भैया मान लेते कहानी सारी इसी की होगी आज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कि कैसे हम इसको वैलिड कराएंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी के ऊपर सारी कहानी होगी। ठीक है, क्या करेंगे, ये तो पता है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि भैया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या बोल रहे हो, कहने का मतलब ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना तो एनर्जी को नष्ट किया जा सकता है, और ना ही एनर्जी को हाँ एक काम किया जा सकता है, क्या कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो भैया मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, और भी कई सारी चीजें। ठीक है, साउंड एनर्जी को किसी थर्मल एनर्जी में, मतलब कन्वर्जन कर सकते हो एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना बना सकते हो। ठीक, यही है। शुरू करते हैं। पहले हमने लिया भैया एक मैग्नेट और फिर हम लिए एक कॉइल। ठीक है, बार मैग्नेट हमने लिया बेसिकली, मान लेते भैया साउथ और नॉर्थ पोल है। ठीक है, ऐसे ये हमने ले लिया अपना मैग्नेट। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एक मैग्नेट लिया है। ठीक है, क्या लिया है, मैग्नेट लिया है। ठीक है, ऐसे जुम जुम, ये हमारा मैग्नेट है। ठीक है, ये हमारा हो गया मैग्नेट। मान लेते हैं यहां पर मैग्नेट का साउथ पोल, यहां पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल। ठीक है, फिर हमने कहा कि देखो भाई हम इस मैग्नेट के सामने एक कॉइल लगाते हैं। ठीक है, इस मैग्नेट के सामने, सही नहीं, इसी मैग्नेट के सामने हम एक कॉइल लगाएंगे। अच्छे से मैग्नेट लिया और मैग्नेट के सामने एक कॉइल लगाया बढ़िया से। ठीक है, मैग्नेट के सामने हमने एक कॉइल को लगाया, ये रहा साउथ और ये रहा हमारे नॉर्थ। ठीक है, तो हमने यहां पर एक कॉइल लगाई, कैसे, ऐसे यहां पर हमारे कुछ दूरी पर। ठीक है, और यहां पर हमने एक कॉइल बनाई ऐसे, ए जुम 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 जुम। ठीक है, हमने एक जो है कॉइल बना ली है इस मैग्नेट के पास में। ठीक है, कॉइल कुछ ज्यादा ही बड़ी दिख रही है। ठीक है, तो कॉइल हमने बना लिया मैग्नेट के पास में। फिर हमने कहा कि फैराडे लॉ और लेंज लॉ पढ़ के आए हो कि नहीं, बताते हैं फिर से। ठीक है, हम जैसा कि जानते हैं कि भाई बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये तो सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी कुछ इस तरीके से, ऐसे इसको चीरती हुई यहां से निकलेंगी। अगर इस मैग्नेट को थोड़ा हम इधर बीच में बना लें तो हमारी कहानी बन सकती है शायद, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा साउथ और ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ। ठीक, अब सही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, तो यहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलना शुरू हो गई इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसे जाएंगी जुंगा, ठीक है, कुछ ऐसे जाएंगी जुंगा। ठीक है, ये हो गई। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, बी से। ठीक है, तो निकल रही भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम बढ़िया से, ये तो हमको पता है। यहां पर एक चीज हम देख सकते हैं, हमने कहा कि जो ये मैग्नेट है, मान लेते हैं इस मैग्नेट को हम v वेलोसिटी से कॉइल की तरफ भगा रहे हैं। ठीक है, इस मैग्नेट को हम v वेलोसिटी से कॉइल की तरफ भगा रहे हैं बढ़िया से। भैया मैग्नेट है, v वेलोसिटी से बढ़िया कॉइल की तरफ ले जाओ। क्यों ऐसा कर रहे हैं, कुछ तो मजा होगा, बताते हैं। देखो भैया, जैसे ही हमने इसको भगाया यहां पर, ठीक, ये तो हमारा हो गया कि हाँ नॉर्मल केस। जैसे हम इसको भगाएंगे मैग्नेट को, जैसे ही हम कॉइल की तरफ भगाएंगे तो क्या कहानी बनेगी, जब हम मैग्नेट को अपने कॉइल की तरफ भगाएंगे तो वहां क्या कहानी बनेगी, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल से पास होंगी उनमें इजाफा होगा। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भागेंगी कॉइल से, बहुत सारी लाइंस, समझ रहे, कुछ ऐसे जाएंगी जुंगा। ठीक है, तो इस तरीके से लाइंस की जो नंबर ऑफ लाइंस है वो बढ़ती जाएंगी।
क्यों? क्योंकि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट कॉइल की तरफ भाग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो भी बढ़ेगा, ये हमको पता है भैया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, सीधी सी बात है जब ये कहानी बनेगी। ठीक है, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, हमारी जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। मैग्नीट्यूड क्या है कि 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, 20 टेस्ला, टेस्ला एक यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रही है। तो याद करो भाई, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स बताया था, कहोगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, पढ़ाया है फैराडे लॉ में, क्या था कि भैया कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं और साथ में सरफेस को चीरती हुई जाए। कहने का मतलब क्या पढ़ा हमने, भैया मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, अब इस सरफेस के कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करें, मतलब इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, वही मैग्नेटिक फ्लक्स होती हैं। ये हमने पढ़ा है ऐसे, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर जा रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो वो तो मैग्नेटिक फ्लक्स में नहीं आएगी क्योंकि 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही। और दूसरी शर्त क्या है कि अगर मान लो भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर तो जाए लेकिन सरफेस को फाड़ते हुए ना जाए, सरफेस के थ्रू ना जाए, तो वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में नहीं गिनी जाती। यानी यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स किसको मानेंगे, इन 3 लाइंस को, 1 2 3, ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलरली भी पास हो रही सरफेस के और सरफेस को फाड़ते हुए भी जा रही, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 3 हो गई, यही होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी हमने क्या सीखा था कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। हमने बताया कैसे आया, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भाग रही हैं ये, ठीक है, और ए क्या है, एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर। ठीक है, अरे बहुत खास नहीं, जैसे मान लो स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, तो उसको ए स्क्वायर मान लो, और एरिया को हम एरिया वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं कि उसका डायरेक्शन भी एक होता है एरिया वेक्टर का, जो किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ निकाल दो परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, ये देखो ज़ूम ऐसे, भाई ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ही तो हुआ ना, ऐसे जाएगा तो ये। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी परपेंडिकुलर ही है, ये ऐसे बना रही सरफेस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये भी परपेंडिकुलर ही है। ठीक, हाँ, तो ये होता है BA cos थीटा, ये तुमको पता है। यहां से एक चीज देखो, यहां से एक रिलेशन नहीं निकला कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, कि भैया जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाओगे, या फिर दूसरी भाषा में जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे उतनी ज्यादा फ्लक्स भी बढ़ेगी। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां इंक्रीज कर रहा है क्योंकि मैग्नेट पास आ रहा है v वेलोसिटी से कॉइल की तरफ, तो फ्लक्स भी बढ़ेगा इस कॉइल का, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भागेंगे कॉइल के परपेंडिकुलर होके, सीधी सी बात है, यहां से हमने सीखा। तो यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। अब यहां हम लाएंगे भैया फैराडे लॉ की कहानी। क्या कहा था फैराडे भैया ने, फैराडे ने कहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, चेंज का मतलब क्या भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो या मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो तो चेंज ही रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो हमने कहा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब एक ईएमएफ बनेगा, और कहीं अगर कॉइल को हमने क्लोज सर्किट में बांध के रखा है तो करंट भी इंड्यूस होगा। तो यहां पर हम भले सर्किट वर्किट नहीं बनाए हैं कॉइल की चारों तरफ, लेकिन मान लो ऐसा है तो ठीक है, यहां पर एक करंट भी इंड्यूस होगा, सीधी सी बात है। फैराडे ने क्या कहा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे तो करंट भी इंड्यूस होगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक करंट इंड्यूस हुआ, ये भी हमने पढ़ा। तो एक करंट इंड्यूस हुआ, एक करंट बना, ठीक है, एक घर बिना हम, ठीक, तो हमारा एक करंट इंड्यूस हुआ। ठीक है, ईएमएफ भी इंड्यूस होता है, पहले तो ईएमएफ ही आया, पहले मुर्गी आई या अंडा, पहले मुर्गी आई पता नहीं, पहले यहां तो पहले ईएमएफ आता है। ठीक है, मान लिया, लेकिन यहां हम करंट की बात करेंगे। ठीक है, समझो बात, ठीक है, करंट भी इंड्यूस होता है। तो फैराडे ने कहा भैया मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो करंट इंड्यूस हुआ। अब आए लेंज की कहानी। लेंज क्या बोले भैया, लेंज लॉ पढ़ाया है ना लेक्चर नंबर 2 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, क्या कि जो करंट इंड्यूस होता है फ्लक्स में चेंज होने की वजह से, फ्लक्स में चेंज होने का मतलब
कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होती जा रही हैं जैसे जैसे मैग्नेट पास आ रहा है कॉइल के। क्यों? क्योंकि भाई मैग्नेट पास आ रहा है वेलोसिटी से, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलर हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में पास हो रही हैं इस कॉइल से। इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। भाई फ्लक्स क्या है कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के परपेंडिकुलरली पास हो रही है, वही है बस। तो फ्लक्स में चेंज हुआ, इंक्रीज आया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज की इसलिए फ्लक्स इंक्रीज किया। अब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो एक करंट इंड्यूस होगा। और लेंज लॉ ने क्या बोला कि जो ये करंट इंड्यूस होता है ये उसको अपोज करता है जिसने इसे बनाया। तो मेन वजह कौन है इस करंट को इंड्यूस करने के लिए? फ्लक्स नहीं भैया। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही ना इंक्रीज होती तो काहे का फ्लक्स में इंक्रीज होता? फ्लक्स में इंक्रीज हुआ इसका मतलब फ्लक्स में चेंज हुआ, तभी तो करंट इंड्यूस हुआ। यानी जो मेन हीरो है इस करंट को इंड्यूस करने के लिए वो कौन है? हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड। यानी लेंज लॉ क्या बोलता है, ये हमने पढ़ा था कि जो करंट इंड्यूस होगा वो उसको अपोज करेगा जिसने इसको बनाया। तो ये करंट क्या करेगा? इट विल, ये भैया अपोज करेगा, इट विल अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे अपोज करेगा भैया? अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इसका काम क्या है? इसका काम होगा मैग्नेटिक फील्ड को घटा दो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड को घटा दो, यानी ये क्या करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाहेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। ये क्या करना चाहेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड को, भैया आराम से मार्कर खत्म है क्या भाई? क्या करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाहेगा। कैसे करेगा? कुछ तो दिमाग लगा, कैसे डिक्रीज करेगा? तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, यहां एक ऐसा पोल लेते हैं, ठीक है, जो इस नॉर्थ पोल को रिपेल कर दे। क्यों? क्योंकि इंड्यूस करंट अब क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाह रहा, ठीक है। अब इससे भी एक और ऊपर की कहानी, कैसे डिक्रीज करेगा? अगर ध्यान से देखो तो सारी कहानियों का जड़ मैग्नेट का मोशन है। ध्यान से देखो, अगर ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट, समझ रहे हो, इनसे भी बड़ा कोई भी नहीं है कि मोशन ऑफ मैग्नेट। ये बताओ, ना तो मैग्नेट कॉइल की तरफ अब मोशन करता, ना मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज आता। इसका मतलब मेन विलेन कौन है? मैग्नेट का मोशन। यानी ये किसको अपोज करेगा? ये मैग्नेट के मोशन को ही अपोज कर देगा। वही डिक्रीज करने का कहानी है। इट विल अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के मोशन को ही अपोज करेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मेन हीरो तो यही है करंट को इंड्यूस करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो हमने कहा अगर मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा है तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो करंट इंड्यूस हुआ है इस मैग्नेट को उस तरफ फेंकेगा, कॉइल के अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में भगाना चाहेगा। समझ रहे भैया? ये इसको जो है, जो इंड्यूस करंट है, जो करंट इंड्यूस हुआ है इस मैग्नेट को कॉइल के अपोजिट में अपोज करेगा। मतलब मैग्नेट इधर आना चाह रहा तो इंड्यूस करंट मैग्नेट को उधर भगाएगा। लेंस लॉ है भैया ये, ठीक है। जिसने बनाया उसी को अपोज करो। मैग्नेट के मोशन ने बनाया था तो मैग्नेट के मोशन को ही अपोज करो, ठीक है। तो ये कहानी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो यहां हमने कैसे इसको अपोज करेगा, हम यहां एक ऐसा पोल लेते हैं, ठीक है, जो इस पोल को रिपेल करता हो, तभी तो कहानी बनेगी। देखो यहां अगर हम एक साउथ पोल ले ले, अगर हम यहां साउथ पोल ले ले, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग यही बनेगा। तो सॉरी साउथ पोल कहां लेगा यार, नॉर्थ पोल लेना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि जो सेम पोल होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर हम नॉर्थ, यहां पर भी नॉर्थ ले लें, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम यहां नॉर्थ पोल ही ले लें तो ये नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा अपने आप से, और ये भी इसको दूर भगाएगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे क्या होगा? ओवरऑल मैग्नेट भी पीछे खिंचता हुआ चला जाएगा। इसलिए हमने नॉर्थ पोल बनाया। अब अकेला पोल तो एग्जिस्ट करता नहीं, तो यहां मान लो साउथ पोल भी है, कोई मैग्नेट है, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये और मैग्नेट का साउथ पोल ये, ऐसे मान लो, ठीक। अब हमने कहा इसको खेला किसने? इंड्यूस करंट ने। सुनो, अगर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल में जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? वो हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने पढ़ा था कल। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा। घड़ी कैसे चलती है?
तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ पोल में करंट कैसे जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज करंट भगा दो कुछ इस तरीके से, ऐसे जुंगा जुंगा जुंगा, ये साउथ पोल हो गया, जुंगा जुंगा जुंगा, ठीक है। तो भैया रियल केस तो यही है, रियल केस तो हमारा यही है, ठीक है। तो इतनी कहानी हम लोग समझ गए। यहाँ भैया इतनी जो है रियल केस तो हम यही पढ़ते हैं। भैया जो है साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, और ये कहानी बन रही है। यहाँ एक नॉर्थ पोल हम बना देते हैं, और नॉर्थ पोल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये हमारा आई डैश हो गया, ठीक है। ये आई डैश ही भाग रहा है ऐसे, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन तो मिल गया। ये तो भैया लेंस लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का खेल कैसे लाए, ये तो भैया रियल केस था। अब इसमें क्या होगा पता है? इसमें क्या बनेगा कि जैसे ही मैग्नेट जो है जब कॉइल की तरफ आना चाहेगा तो क्या होगा? इंड्यूस करंट यहां नॉर्थ पोल बनाएगा, ठीक है। अब नॉर्थ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, लेकिन मैग्नेट जबरदस्ती इस तरफ वी वेलोसिटी से मोशन करना चाहेगा, थोड़ा दूर गया, फिर यहां एक नॉर्थ पोल फिर इंड्यूस करंट बनेगा, फिर एक नॉर्थ पोल बनाएगा इंड्यूस करंट, और अब वो जो नॉर्थ पोल बना है यहां पर फिर से इस मैग्नेट के मोशन को फिर अपोज करेगा, क्योंकि भाई ये नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करेंगे। लेकिन जबरदस्ती ये मैग्नेट मोशन करना चाहेगा कॉइल की तरफ, तो क्या करेगा? फिर थोड़ा वी वेलोसिटी से आगे जाएगा, फिर इंड्यूस करंट बना, फिर नॉर्थ पोल बनाएगा वो, फिर ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, लेकिन फिर जबरदस्ती मूव करेगा। लेकिन एक स्टेप ऐसा आएगा जब मैग्नेट का मोशन धीरे धीरे बंद होता चला जाएगा। समझ रहे हो? मतलब क्या होगा कि रियलिटी में तो एक समय ऐसा आएगा जब मैग्नेट का मोशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक ऐसा पोल बनेगा जो इसको रिपेल करता रहेगा, दोनों जगह सेम पोल बन जाएंगे लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। यानी कि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड तो हो गया। कहने का मतलब ये मत सोचो कि मैग्नेट का मोशन खत्म हो गया तो इसका मतलब एनर्जी जीरो हो गई, नहीं भैया, एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म हो गई दूसरे फॉर्म में। यहां क्या हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी, हमने मैकेनिकल कुछ वर्क लगाया, वी वेलोसिटी से भगाया मैग्नेट को, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई क्योंकि करंट प्रोड्यूस हुआ। तो रियलिटी में क्या हो रहा है यहां तो ये हो रहा है कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, मैग्नेट यानी मार्कर खत्म है, दूसरा लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो गई किसमें? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। रियल में तो ये केस हुआ कि भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी, ये तो हमने पढ़ लिया, ये रियल केस था, ठीक है, ये रियल केस था। लेकिन हमने दिमाग लगाया कि अगर हम लेंस लॉ को ना अप्लाई करें, वैसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जरूरत को समझने के लिए बस सीख रहे हैं कि मान लेते हैं अगर यहां लेंस लॉ अप्लाई ना हो, ठीक है, यहां पर लेंस लॉ हम अप्लाई ना करना चाहते हैं, ठीक है। लेंस लॉ ना अप्लाई करने का मतलब कि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग तो यहां पर नॉर्थ पोल बनेगा, क्योंकि इसको रिपेल करना है। क्यों? क्योंकि जो करंट इंड्यूस हुआ वो अपोज करेगा मैग्नेट के मोशन को। अपोज तभी कर सकता है जब यहां पर सेम पोल बन जाए, ठीक है, क्योंकि मैग्नेट इधर आना चाह रहा, अब जो इंड्यूस करंट है वो उसे दूर की तरफ भगाना चाहेगा। भैया लेंस लॉ को भी तो वैलिडेशन चाहिए, लेकिन हमने कहा अगर लेंस लॉ को हम दरकिनार कर दे, ऐसा करना नहीं, बस एग्जांपल समझा रहे हैं कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझ सकते हो। देखना अभी हम यहां अगर साउथ पोल बना देंगे ना, तो ये क्या होगा, ये मैग्नेट जो होगा ना इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा मतलब ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर यहां हम साउथ पोल कर दे, लेंस लॉ को भूल जाए कि भैया हटाओ लेंस लॉ, तो ये एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा, लगातार मैग्नेट भागता रहेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई आज तक दुनिया में इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी बना ही नहीं कि भैया एक बार हल्का सा मोशन करा दो अपने आप एनर्जी बनती जा रही अनंत काल तक, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई हम यहां सीखेंगे, देखो कैसे। मान लेते हम यहां लेंस लॉ को वायलेट करते हैं, मतलब उसको दरकिनार कर देते हैं, भाई नहीं मानेंगे तुमको। हमने कहा कि यहां पर नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल लगाओ एक बार, हम भूल गए कि यहां करंट जो है अपोज करेगा मैग्नेट के मोशन को, इसलिए यहां सेम पोल बनाओ दोनों तरफ, भूल जाओ उसे। हमने कहा यहां पर एक बार इतना नोट कर लो पहले, तब 1 2 3 4, क्योंकि इसी बनाएंगे, समझ गए ना इतना पक्का। देखो हमने कहा एक बार एक काम करो, यहां पर नॉर्थ की जगह साउथ पोल बना दो, ठीक है।
तो ये डायरेक्शन भी हटाएंगे हम, ठीक है। यहां पर हम इस डायरेक्शन को भी हम हटा देते हैं। भैया हम देखते हैं क्या कहानी बनेगी रियल में, ठीक है। हमने कहा कि यहां पर एक काम करो, दिमाग हमने खेला, भैया हम थोड़ा सा हट के यहां पर काम करेंगे और देखते हैं फिर क्या हमारी कहानी बन के निकलती है यहां से, ठीक है। देखेंगे पूरी पूरी कहानी का आखिर क्या बन सकता है, ठीक है। इसको फिर से अच्छे से लिखते हैं भैया। मैग्नेट को इधर लगाना चाहता था, ठीक। हाँ, अब इस करंट को भी इरेज करते हैं, थोड़ा थोड़ा कहानी बनाते हैं कैसे हम चीजों को समझेंगे वहां पर, ठीक है। चलो भैया, हमने कहा एक काम करो, यहां पर जो है ना, यहां पर ले लो साउथ पोल, तो ऑटोमेटिक यहां पर नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, यहां पर हो जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है। या फिर पूरा हटा के ही बनाए क्या, फिर से क्या कहते हो, फिर से बनाए क्या हटा के? नहीं, रहने दो, समझेंगे इसी में, ठीक। हाँ, तो समझो भैया, हमने कहा कि काम करो, लेंस लॉ को वायलेट करो, यहां पर साउथ पोल बना दो, तब देखो क्या होता है। अब देखो, ये तो नॉर्थ पोल की कहानी थी, हमने कहा साउथ पोल ले लेते हैं, लेंस लॉ भूल जाते हैं। अब क्या होगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों अपोजिट पोल्स हैं। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सीधी सी बात है भैया। जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नॉर्थ पोल अब साउथ पोल को अट्रैक्ट करने लगेगा। यानी ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल जो मैग्नेट वी वेलोसिटी से कॉइल की तरफ मोशन कर रहा था, और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हम यहां नॉर्थ पोल बना रहे थे, तो मैग्नेट को थोड़ा बहुत रिपल्सन झेलना पड़ रहा था यहां के नॉर्थ पोल से। लेकिन हमने लेंस लॉ को जैसे ही खत्म किया, हमने कहा यहां साउथ पोल बनाओ। अब क्या होगा, ये साउथ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और इसकी वजह से जो ओवरऑल मैग्नेट की वेलोसिटी है उसमें बढ़ोतरी होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर एक लेंस लॉ के अकॉर्डिंग करंट इंड्यूस हुआ। करंट इंड्यूस होने की वजह से मान लो, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मान लो कि यहां साउथ पोल बना दिया, तो अब क्या होगा, मैग्नेट तो पहले से ही वेलोसिटी से मोशन कर रहा था कॉइल की तरफ, अब यहां पर एक साउथ पोल बनने की वजह से मैग्नेट और तेजी से जाएगा कॉइल की तरफ, सटाक से वेलोसिटी से और तेजी से भागने लगेगा कॉइल की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जरा सा यहां साउथ पोल बनाया, या फिर जरा सा करंट इंड्यूस किया, साउथ पोल बना, मैग्नेट कट से खिंचता हुआ गया इधर, फिर करंट इंड्यूस हुआ, फिर साउथ पोल बना, और तेजी के साथ मैग्नेट गया। मतलब यहां क्या हो रहा है कि जरा सा भी वेलोसिटी से हमने मैग्नेट को कॉइल की तरफ भगाया, उसके बाद करंट इंड्यूस करंट बन रही है, फिर साउथ पोल बना उसकी वजह से, फिर वहां पर करंट क्या होगा, सॉरी वहां साउथ पोल बनेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ये साउथ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और मैग्नेट लगातार भी वेलोसिटी से कॉइल की तरफ भागता रहेगा। और जब मैग्नेट कॉइल की तरफ भागता रहेगा, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी इस कॉइल से। ये जब मैग्नेट कॉइल के करीब जाता रहेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कॉइल से पास करेंगी वो उनमें बढ़ोतरी होने लगेगी, और जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी कॉइल से पास होने वाली, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट भी ज्यादा इंड्यूस होगा। जब करंट इंड्यूस होगा तो वो मान लो साउथ पोल बना रहा है, ठीक। अब साउथ पोल बना दिया, तो साउथ पोल जो यहां बना है, ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लगातार खींचता रहेगा, और ऊपर से वी वेलोसिटी से अलग से भाग रहा है मैग्नेट, तो क्या होगा, इंड्यूस करंट बनी, फिर साउथ पोल खींचा मैग्नेट को, फिर इंड्यूस करंट बनी, फिर साउथ पोल यहां बना, फिर मैग्नेट को खींचा कट से, तो क्या होगा, लगातार खींचे जा रहा है मैग्नेट को, मैग्नेट लगातार पास आता जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ाता जा रहा, और बढ़िया से इंड्यूस करंट बनती जा रही। यानी एक तरीके से ये क्या हो गया, ये एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी बन गया। ये क्या बन गया, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी बन गया भैया। ये कहने का मतलब समझ रहे होगा भैया। एक चीज देखो, ये इस बात को प्रूव करता भाई कि लेंस लॉ ही रियल है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम क्या पढ़ते हैं कि भैया दुनिया में कहीं भी इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है ही नहीं, और यहां पर लेंस लॉ को एक बार हम दरकिनार करके देखें, मतलब उसको हम वायलेट कर दे, मानेंगे नहीं, इग्नोर कर दिया लेंस लॉ को, तो हमने देखा कि यहां तो भैया इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर रहा है ये पूरा सिस्टम मिलकर, और इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी दुनिया में होती ही नहीं। इसका मतलब ये सरासर गलत है। तो लेंस लॉ ना केवल एक लॉ है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी वैलिडेट करती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये खड़ी उतरती है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई लॉ ही नहीं बना, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बना कि भाई जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वैलिड ना हो। तो लेंस लॉ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को टोटली एग्री करता है, यानी ये सरासर गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी बनेगी नहीं। यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा बता देते हैं। साउथ पोल में कैसा डायरेक्शन होता है भैया करंट का? साउथ पोल में करंट का, ये आइडिया मान लो करंट इंड्यूस, साउथ पोल में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, वॉच की क्लॉक की दिशा में, क्लॉक के डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? ये डूंगा 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 ऐसे, समझ? तो यहां पर हमारा जो करंट होगा बढ़िया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भागता हुआ जा रहा है, जो कि होगा नहीं कभी, ऐसे ऐसे जा रहा है, देख रहे हो? ऐसे, तो ऐसा भैया कभी हो नहीं सकता। आज के बाद समझ लेना, ये केस कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हो सकता। जो हमने पहले पढ़ा था वो केस वैलिडेट होता है, ये भैया कभी नहीं हो सकता। तो इससे हमने यही सीखा कि भैया लेंस लॉ को कैसे वैलिडेट करते हैं। ये कहानी बनी नहीं सकती। अगर लेंस लॉ को हमने वायलेट कर दिया, उसको हमने इग्नोर किया, तो ये कहानी बनेगी। समझ रहे हो कि भैया इंड्यूस करंट बना, उसने साउथ पोल बनाया, मैग्नेट और तेज खींचा, क्योंकि भैया नॉर्थ पोल है, साउथ नॉर्थ, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे साउथ नॉर्थ। फिर उसके बाद फिर से इंड्यूस करंट बनेगी, फिर साउथ पोल तगड़ा बना, फिर कट से खींचा मैग्नेट को और तेज मैग्नेट भागा। लेकिन इसी जगह जब हम लेंस लॉ को फॉलो कर रहे थे तो यहां पर नॉर्थ पोल बनाना पड़ रहा था, तो नॉर्थ पोल रिपेल कर दे रहे थे एक दूसरे को, जिसकी वजह से मैग्नेट आ तो रहा था कॉइल की तरफ, लेकिन धीरे धीरे मैग्नेट की स्पीड कम होती गई। मतलब मैग्नेट कॉइल की तरफ आ तो तब भी रहा था, लेकिन यहां पर नॉर्थ पोल बनने की वजह से क्या होता था, मैग्नेट रिपेल होता था थोड़ा, मतलब धीरे धीरे जाने लगता था कॉइल की तरफ। और एक समय ऐसा आता था जब कॉइल की तरफ जाते जाते इसकी स्पीड जीरो हो जाती थी, तो वो सही था। वहां पर क्यों रुका मैग्नेट? एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो गई, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। वहां पर क्या हुआ था, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वहां कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। यहां पर भैया वही देख रहा हूं, देखो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी बन गया। ठीक है, तो ये कभी नहीं हो सकता भैया, कभी नहीं हो सकता। वहां पे क्या हो रहा था कि मैग्नेट जुम जुम थोड़ा थोड़ा स्पीड रुकता है, यहां तो स्पीड ही नहीं रुक, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लगातार इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है इंड्यूस करंट। ये कभी नहीं हो सकता, समझेगा भैया? इसे हटाते हैं, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, 1 2 3 4 पास करके नोट कर ले भाई। हो गया क्या? पक्का? हटा दें? समझ आया कि नहीं? कहानी क्या थी? जब तक वो वाला कहानी था तो यहां एक नॉर्थ पोल बन रहा था, मैग्नेट को एक रिपल्सन मिल रहा था। तब तक जब यहां एक नॉर्थ पोल था तो यहां क्या था, मैग्नेट को रिपल्सन मिल रहा था। क्यों? क्योंकि मैग्नेट की यहां नॉर्थ पोल है, यहां भी नॉर्थ पोल था, तो मैग्नेट जा तो रहा था कॉइल की तरफ, लेकिन ये नॉर्थ पोल लगातार रिपेल कर रहा था। तो क्या हो रहा था, करंट, इंड्यूस करंट बना, नॉर्थ पोल फिर बना। अब नॉर्थ पोल इसको रिपेल कर दे तो ये जा रहा वी से थोड़ा कम हो गया स्पीड, फिर भी जा रहा था, फिर धीरे धीरे जीरो हो गया मैग्नेट के मोशन की वेलोसिटी। लेकिन जैसे ही हमने लेंस लॉ को वैल्यू क्या किया, वायलेट किया, मानना छोड़ दिया, यहां साउथ पोल बना दिया, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसे अट्रैक्ट करने लगा। अब जब भी इंड्यूस करंट बने वो साउथ पोल बनाए और वो साउथ पोल इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को खींचे, जिसकी वजह से मैग्नेट पूरा खिंचता चला जाए कॉइल की तरफ। तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही, फ्लक्स बढ़ता जा रहा, इंड्यूस करंट और बढ़ा, फिर साउथ पोल बनाया यहां पर, फिर इस साउथ पोल ने इस मैग्नेट को खींच लिया। ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को खींचना चाह रहा, लेकिन इसके चक्कर में पूरा मैग्नेट खींचता चला रहा है, तो मैग्नेट लगातार भी वेलोसिटी से बढ़ता जा रहा, इंड्यूस करंट बनता जा रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी बना दे रहा है ये। तो जो हमने पहले पढ़ा था वो वैलिड है, ये सरासर गलत है, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा। जो हमने पहले पढ़ा वो सही था। हटा भैया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 पास करके नोट करो भाई, हो गया 1 2 3 4 पास करो भैया, नोट करो। हटा दें, चलो हटाने जा रहे हैं हमें कहानी को, समझे क्या? ठीक है, पक्का हटा दें। हाँ, एक और चीज है, जब ये वाला केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिगड़ जाएंगी, जो कि वैलिड नहीं है। ठीक है, ये वाला, क्योंकि भाई साउथ पोल है यहाँ, तो मैग्नेट समझ जाओ। ठीक, हटाएं, हटा दें, चलो। ल ल ल ल ल ल सुंगा सुंगा सुंगा, इस तरीके की कहानी यहां पर बन रही है भैया। ठीक है, तो ऐसे हम चीजों को देखते हैं कि कैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वैलिडेट करते हैं चीजों को, समझे क्या? ये कहानी हमने जो है सारी की सारी यहां सीखी, कैसे कैसे हम चीजों को यहां पर बना सकते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगाते हैं और इसको हम खत्म करते हैं मोहब्बत से। ठीक है, एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल लगाएंगे और इस टॉपिक को आज विराम देंगे। ठीक है, ये कैसे हम चीजों को आगे सीखेंगे। ठीक है, चलो भैया, दोनों के समझ में आ गए थे कि नहीं? मैंने एक ही बना दिया डायग्राम। ठीक है, चलो भैया, क्या करेंगे, चाहे यहां पर नहीं, अब उस न्यूमेरिकल को हम अगली क्लास में देखें क्या?
चाहे यही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कॉइल है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कॉइल, और क्या करना है हमें, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमें मान लो पता करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड करंट भी हमें पता करनी है, कितना करंट इंड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करनी है हमको, इंड्यूस्ड करंट भी पता करना है हमको। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट एंड टोटल चार्ज, ठीक है। मान लेते हैं हमें टोटल चार्ज भी बताना है जो कि फ्लो करेगा, टोटल चार्ज फ्लोज फ्रॉम, जो कि फ्लो हो रहा है फ्रॉम कितने टाइम से, मान लेते हैं फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड से टी नॉट टाइम तक, फ्रॉम टाइम इक्वल टू 0 टू टाइम इक्वल टू टी नॉट। जब टाइम 0 पर था और जब टाइम टी नॉट था, इन दोनों के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ। रिकॉर्डिंग हो भी नहीं हो रही भैया, चलो हाँ। तो टाइम इज इक्वल टू 0 से टाइम इक्वल टू टी नॉट तक कितना हमारा जो है चार्ज फ्लो कर गया, वो हमें बताना है, ठीक है। और इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट भी, किसमें, थ्रू द कॉइल, थ्रू अ कॉइल, किसी कॉइल के थ्रू। सारी कहानी हमें बतानी है कॉइल के थ्रू। जहां पर मान लेते हैं हमको एक डायग्राम दिया है कॉइल का, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है इनवर्ट्स में, ऐसे हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है जो कि लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये हमारी कॉइल बीच में दे दिया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कहा जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार बढ़ रही है बी नॉट इंटू टी स्क्वायर। टी यहां पर टाइम है, मतलब टाइम देख रहे हो, टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जा रहा है उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जा रही है। देखो मल्टीप्लाइड है, बी नॉट इंटू टू स्क्वायर, इतने टाइम से बढ़ रहा है, टी स्क्वायर टाइम्स बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लगातार, ठीक है। ये हमको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। इन्होंने कहा इस कॉइल का मान लो भैया कुछ रेडियस है जिसको हम ले लेते हैं कैपिटल आर, और इस कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस है, और कॉइल के रेजिस्टेंस को हमको कह दिया मान लो आर ओमेगा है, ठीक है। कॉइल का रेजिस्टेंस हमको इन्होंने आर ओमेगा दे रखा है, भैया आर ओमेगा मान लो इसका रेजिस्टेंस है। फिर उन्होंने हमको कहा भाई ये सब पता करो, कैसे पता करो, ये मैग्नेटिक फील्ड का साइन है जो क्रॉस देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड का साइन है अंदर की तरफ। जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होती है तो उसे क्रॉस से डिनोट करते हैं, बताया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक। तो हमने याद करो फैराडे लॉ में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, उससे पहले फ्लक्स पता कर ले। फ्लक्स हमने अभी क्या देखा था, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। अच्छा एक और चीज, ये कॉइल है तो कॉइल का कुछ एरिया वेक्टर भी होगा। हमने क्या कहा था, कॉइल का एरिया वेक्टर हमेशा कॉइल के परपेंडिकुलर होता है। मान लो भैया ये प्लेन है, इस प्लेन पर ये कॉइल है, तो कॉइल ये है, मान लो ये कॉइल तो एरिया परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया से मान लो ऐसे, ये कॉइल है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, मान लो ये सरफेस है कोई कॉइल का, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर तो दिख रहा है, देखो ये कॉइल का सरफेस, या तो ऐसे ले सकते हो एरिया को परपेंडिकुलर ऐसे, या तो ऐसे ले लो तब भी परपेंडिकुलर है एरिया, ठीक। तो इसका कुछ एरिया वेक्टर है जो कि अंदर की तरफ परपेंडिकुलर जा रहा है, मान लेते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। अब हमें फ्लक्स पता है क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, जहां पर कॉस थीटा क्या है, बी और ए के बीच का एंगल, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया वेक्टर। अब देखो अगर ध्यान से, तो एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे कॉइल की और कॉइल का एरिया वेक्टर भी ऐसे, यानी दोनों के बीच का एंगल 0। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और जो एरिया वेक्टर है कॉइल का, दोनों के बीच का एंगल 0, क्योंकि दोनों ही ऐसे जा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 0, और cos 0 की भैया क्या वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, बी ए खाली बनेगा, b की वैल्यू ये रख लो बी नॉट टी स्क्वायर, यही तो है, तो होगा भैया बी नॉट टी स्क्वायर, और ए तो रखेंगे एरिया। ये कॉइल जो है सर्कल फॉर्म में दिख रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई, जहां पर आर क्या है कॉइल की रेडियस, और पाई क्या है भैया 22/7। द ग्रेट साइंटिस्ट डायरेवेट भैया महान आदमी थे, उन्होंने बताया था। तो क्या होगा, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा फ्लक्स। अब कहोगे सर फ्लक्स क्यों बताया इतना, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ जो है फैराडे, द ग्रेट साइंटिस्ट फैराडे ने क्या बताया था कि जो हमारा ईएमएफ होता है, ईएमएफ की क्या वैल्यू होती है, ईएमएफ की वैल्यू होती है कि फ्लक्स में कितना, मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आया टाइम के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं भैया ईएमएफ। तो ईएमएफ की क्या वैल्यू होती है भाई, डी फाई बी बाई डी टी,
भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसको। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या कर देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, डिफरेंशिएट करते हैं तो बी नॉट टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। अब एक चीज अगर ध्यान से देखो तो सारी चीजें कांस्टेंट है, बस टी बदल रहा है टाइम। तो यहां क्या हो जाएगा, बी नॉट बाहर ले लो, टाइम का डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर, तो टू टी हो जाएगा वो, ठीक है पढ़े भैया, ठीक है। डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी और पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, कांस्टेंट चीजों का डिफरेंशिएशन थोड़ी होता है भैया, जो नहीं बदल रहा उसका काहे का डिफरेंशिएशन, तो पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हमारा हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू, क्या हो गया भैया, बी टू टी पाई आर स्क्वायर। जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आया वो कितना आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू हमारा आ गया पाई, क्या आ गया, बी नॉट इंटू टू टी पाई आर स्क्वायर, ये इंड्यूस ईएमएफ हो गया। अब हमें पता करना है भैया इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की क्या कहानी बनेगी। तो देखते हैं भाई इंड्यूस करंट। तो हमें एक चीज पता है कि इंड्यूस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ पढ़े, क्या होता है वहां, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाता है, V बाई आर। तो यही V तो EMF भी है, इसी पोटेंशियल को तो हम EMF भी बोलते हैं। तो यहां से हम I इक्वल टू EMF अपॉन R भी जो लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू हमने रखा EMF अपॉन R, रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टेंस, कॉइल की रेजिस्टेंस हमने यहां स्मॉल r माना है ना, तो यहां स्मॉल r लिखो, नहीं तो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां I इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन आर, ठीक। अब इस R को, ये रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ये वाला R, ये नहीं तो रेडियस है, ये रेजिस्टेंस रखो, तो EMF अपॉन हम R रख लेंगे यहां पर, तो ये हमने रख लिया। अब क्या होगा, EMF की क्या वैल्यू है भैया, EMF की वैल्यू है बी नॉट इंटू टू टी पाई आर स्क्वायर है, और रेजिस्टेंस तो हमारा स्मॉल r है। तो ये हमारा हो गया इंड्यूस करंट का वैल्यू, हमें इंड्यूस करंट भी मिल गया। अब हमें पता करना है कितना चार्ज बनेगा, हमें पता करना भैया कि कितना चार्ज बनेगा। तो चार्ज पता करने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत मशक्कत लगेगी, इससे हम अलग से लिख लेते हैं। हमारा क्या बोलते हैं भैया, फ्लक्स कितना है हमारा, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ हमने कितना पाया, बी नॉट टू टी पाई आर स्क्वायर, क्या आया है, बी नॉट टू टी पाई आर स्क्वायर, यही आया भैया। हाँ, और हमारा जो इंड्यूस करंट है वो कितना आया है, वो हमारा आया है भैया कितना, बी नॉट इंटू टू टी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, यही आया है। ये हमारा इंड्यूस करंट है, इसको हटा दे, इसको नोट करो भाई। फिर हम चार्ज पता करने की, टी मतलब टाइम इक्वल टू 0 से टाइम इक्वल टू टी नॉट तक में कितना चार्ज फ्लो हुआ इस कॉइल से, वो देखते हैं। 1 2 3 4 नोट करो भैया, पास करके हो गया, हटा दे भैया, चलो हटा दिया जाए, 1 2 3 4 हटा दें, चलो हटाना, ठीक। तो इस तरीके से हमने दो चीजें तो पता कर ली कि कैसे हम जो है करंट वगैरह की कहानी देखेंगे, कैसे हम जो है ईएमएफ की चीजों को देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं भैया कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ इस कॉइल से टाइम इक्वल टू 0 सेकंड से टाइम इक्वल टू टी नॉट तक में, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो जैसा कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि करंट का एक और फॉर्मूला हमको पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कि भैया यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा किसी भी कंडक्टर या किसी भी कॉइल से, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट। तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, dq अपॉन dt, dq अपॉन dt, विच इंप्लाइज दैट अगर हम dq को इधर ही रहने दें इज इक्वल टू आई dt उधर लेके चलेंगे, ठीक है। तो आई dt ये हो गया आई dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रल dx पता है ना, ऐसे होता था कुछ, इंटीग्रल dx इक्वल टू क्या आता है x, वैसे इंटीग्रल dq इक्वल टू q लिख सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इंटीग्रल dq की जगह q, तो q टोटल मान लो उसे, इंटीग्रेट इधर साइड कर दिया, तो q टोटल हमारा कितना आ जाएगा भैया, q टोटल इज इक्वल टू dq का इंटीग्रेशन q, तो उसी को q टोटल मान लो, ठीक है। तो q टोटल अब इंटीग्रेट करो i dt, यानी i का इंटीग्रेशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में i dt। तो i की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, b नॉट टू टी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो करंट की वैल्यू क्या है हमारी, i की क्या है भैया, b नॉट इंटू टू टी इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये है हमारे करंट की वैल्यू, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां भैया, हमें चार्ज कहां से कहां बताना है, टाइम इक्वल टू 0 से टाइम इक्वल टू टी नॉट तक। तो यहां नीचे लिख लेते हैं हम, लिमिट लगाते हैं इंटीग्रेशन में, तो टाइम इज इक्वल टू यहां 0, यहां लगाया टाइम इक्वल टू टी नॉट, ठीक है। तो हम 0 से टी नॉट, ठीक है, समझ रहे भाई,
लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो हम 0 से टी नॉट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इतना कहानी बना दें, क्यू टोटल हमारा जो है यहां से यहां हम जाएंगे, ठीक है। अपर लिमिट यहां टी नॉट होगा कैसा है, अपर लिमिट हमारा हो जाएगा 0, नीचे हमारा टी नॉट ना जुंगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम रखेंगे, सॉरी ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हाँ 0 से टी नॉट, ठीक है, 0 से टी नॉट, ठीक। तो जाते हैं, तो जो जो कांस्टेंट है उसे तो इंटीग्रेट करेंगे नहीं, तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, जो हमारा क्यू टोटल होगा वो क्या आएगा भैया, क्यू टोटल हमारा हो जाएगा बी नॉट कांस्टेंट, 2t कांस्टेंट, पाई आर, सॉरी टी नहीं कांस्टेंट है, बी नॉट कांस्टेंट है, और रुको 2 लिखो, यहाँ लिखते हैं हम 2b नॉट आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई स्मॉल आर भी कांस्टेंट, हाँ टी कांस्टेंट ने टी बदल रहा है, ठीक है। तो यहां इंटीग्रेशन होगा खाली टी का, टी dt का, टी dt का इंटीग्रेशन करो, कहां से कहां, 0 से टी नॉट तक, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करना है, तो हमारी जो ओवरऑल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखो 2b नॉट आर स्क्वायर रहने, तो यहां हो जाएगा 2b नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। अब देखो टी dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसे हटा देगा, समझ में तो आ ही गया डायग्राम पूरा, ठीक है। हटा देगा, लिखेंगे कहां है, समझ में नहीं आएगा, हटा देगा डायग्राम, इजाजत हो तो भाई हटा दे, नहीं रहने दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन में टी dt का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, ये कहां से कहां जाना है, 0 से टी नॉट जाना है। तो एक बार टी स्क्वायर की जगह टी नॉट रखो, तो टी नॉट स्क्वायर बाई 2, अब उसको उससे माइनस कर दो, क्या 0 रखो टी स्क्वायर की जगह, बता क्या रखोगे आप, यहां पर आप रखोगे ना, ये देखो ये है 2b नॉट आर स्क्वायर रखो, 2b नॉट, फिर क्या है, कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर जो कि रेजिस्टेंस है। अब देखो एक बार टी स्क्वायर की जगह टी नॉट रखो, तो यहां हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा टी नॉट स्क्वायर बाई 2, फिर उसे उससे माइनस कर दो किसको, अब क्या करो, टी स्क्वायर की जगह 0 रख दो, लोअर लिमिट की चीज, तो यहां हो जाएगा 0 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये क्यू टोटल भैया थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा क्यू टोटल लिखो चाहे क्यू लिखो, बात तो एक ही, ऐसे लिख लो क्यू टोटल, ठीक, हाँ अब सही रहेगा। तो यहाँ ये क्या होगा, यहाँ एक बार हमने टी स्क्वायर रखा, एक बार हमने 0 स्क्वायर बाई 2 रख लिया, ठीक है। तो हमारी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 0 स्क्वायर बाई 2, तो क्या मतलब 0 स्क्वायर बाई 2 0, तो टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 0, सॉरी क्या बोल रहे हैं, टी नॉट स्क्वायर बाई 2 खाली बचेगा भाई, इसमें से 0 को माइनस करोगे क्या आएगा, वही बचेगा, यानी यहाँ टी नॉट स्क्वायर बाई 2 रह जाएगा। तो ओवरऑल क्या वैल्यू आई हमारे चार्ज की जो टोटल वैल्यू आई वो क्या आई, 2b नॉट कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर टी नॉट स्क्वायर बाई 2, यही वैल्यू आई है, ठीक है। तो हमारी जो ओवरऑल वैल्यू यही है। एक काम करो, ये पहले लिखते हैं क्या आई, 2b नॉट आर स्क्वायर और टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, यही है। अब 2 से 2 मर जाएगा, ये भैया 2 से 2 मर गया, यानी अब जो ओवरऑल चार्ज की वैल्यू आई वो कुछ ये आई है। क्यू टोटल कितना आ गया हमारा, बी नॉट आर स्क्वायर इंटू टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं भाई, क्या रिया, हाँ ठीक, बी नॉट टी स्क्वायर था, हाँ ठीक कोई बात नहीं, हाँ। तो यहाँ हमारा क्या है, बी नॉट आर स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर, तो हमारे जो टोटल चार्ज की वैल्यू आई ये आएगी बी नॉट आर स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, काट पीट के क्यू टोटल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है, अब हम एक शॉर्ट तरीका देखेंगे चार्ज को निकालने का, इतना नोट करो, तो चार्ज को हम एक छोटे से फॉर्मूले से निकालेंगे मस्त एकदम, इतना लंबा जो है गणित नहीं इसमें लगाना पड़ेगा दुनिया भर का, ठीक है। इसे नोट करो, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में निकालते हैं इसी चार्ज को। हो गया भैया 1 2 3 4, हटा दें, चलो हटा दें, हो गया, चलो। अब हम देखते हैं एक शॉर्ट कट, कैसे शॉर्टकट से निकाल सकते हैं चीजों को, ठीक है। इससे बहुत ही एक छोटा सा तरीका लेंगे और उस छोटे से तरीके से हम अपने जो है टोटल चार्ज को बहुत ही आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बहुत ही आराम से निकालेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो भैया एक काम करो, ये तो हम समझ रहे हैं कि भाई ये फॉर्मूला निकला है चार्ज वार्ज का, ठीक, हाँ ठीक, हमने कहा कि
करंट का क्या फॉर्मूला होता है, ईएमएफ का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही पढ़े थे। अब सुनो, आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला एक होता है ईएमएफ अपॉन आर, यही होता है। तो ईएमएफ अपॉन आर यहां क्या लिख सकते हो, ईएमएफ की जगह ये पुट करो तो क्या हो जाएगा, डी फाई बाई बी डिवाइडेड बाई डी टी, उसका मल्टीप्लाई डी फाई बाई डी टी अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा इनटू 1 बाई आर, यही तो होगा। ये देखो ईएमएफ की जगह ये वैल्यू पुट करी और रेजिस्टेंस को नीचे लगा दिया, यही फॉर्मूला तो बनेगा। और करंट का एक और फॉर्मूला होता है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो dq बाई dt ये भी लिख सकते हो। अब dt से dt मर गया, dt से dt जैसे ही मरेगा करंट की क्या वैल्यू आई, करंट की वैल्यू हमारी बचेगी भैया क्या, अगर ध्यान से देखो तो जिंगा 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 क्या बचेगा भैया, डी फाई बाई बी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो हम क्या रख सकते हैं, क्या लिख रहे हो, कधे हो क्या, हटा देखो इतना कट गया, यानी यहां से dq की क्या वैल्यू आएगी, dq इज इक्वल टू, ध्यान से देखो डी फाई बाई बी अपॉन आर नहीं आ रहा है, यहां से जो चार्ज की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है, डी फाई बी डिवाइडेड बाई आर। मतलब चार्ज की वैल्यू क्या होगी, छोटा सा चार्ज निकालना है तो छोटा सा चेंज जितना हुआ फ्लक्स में उसको डिवाइड करो कॉइल के रेजिस्टेंस से। कॉइल का रेजिस्टेंस कहां गया, लिखे नहीं होता है, बिठा दिए यार, यहां लिख लो कि आर जो हमारा क्या है, आर मैंने लिखा ही नहीं क्या, जो हमारा स्मॉल आर है वो क्या है, कॉइल का रेजिस्टेंस, यहां लिख लो। सारी कहानी खत्म हो गई, वही नहीं बताया जो मेन है। आर क्या भैया, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है, अभी हम लिख लेते हैं। स्मॉल आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है, बताया नहीं था मैंने, ठीक है। तो हाँ, तो वही तुमने रखा कॉइल का रेजिस्टेंस, ठीक। हाँ, तो डी फाइव डी फाइव बी अपॉन आर, ठीक है। अगर हम बड़ा चेंज निकालना चाहें, ये तो छोटा चेंज है, अब हम अगर चार्ज का चेंज निकालना चाहे टाइम इक्वल टू 0 से टाइम इक्वल टू टी नॉट तक, तो वहां डेल्टा लगाना पड़ेगा। डेल्टा लग गया तो मतलब एक बड़ा चेंज ऑफ चार्ज पता करना है। डीक्यू मतलब तो छोटा चेंज जितना हुआ चार्ज में, मान लो छोटा सा चेंज हुआ चार्ज में तो डीक्यू लगाते हैं। हमें बड़ा चेंज निकालना है चार्ज का, तो हम डेल्टा क्यू निकालेंगे। तो हमें निकालना है डेल्टा क्यू, तो यहां पर भी बड़ा फ्लक्स में चेंज हुआ होगा, तो हमारा जो डेल्टा फाइनल फ्लक्स माइनस डेल्टा इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, स्मॉल आर है जो कि, ठीक है। तो फाइनल फ्लक्स हमारा कितना है, तो फाइनल फ्लक्स हमारा कितना है भैया, यहां हमने फ्लक्स का कुछ वैल्यू निकाला था, मैंने हटा नहीं दिया क्या, फ्लक्स का वैल्यू हमने क्या निकाला था, मैग्नेटिक फ्लक्स हमने क्या निकाला था, मैग्नेटिक फ्लक्स हमने निकाला था भैया कितना कितना कितना, हाँ बी नॉट टी स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स हमने कितना निकाला था भैया, बी नॉट टी स्क्वायर, और क्या था हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने निकाला था बी नॉट टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये जो है हमने अपना जो है फाइनल फ्लक्स निकाला था कि भाई ये तो हमारा हो गया था जिंगा जिंगानी, फाइनल फ्लक्स हमारा करंट था, ठीक है, हमारा फाइनल फ्लक्स था। तो यहां पर क्या हो गया था, इसको हमने कुछ इंटीग्रेट वगैरह, बी नॉट टी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये तो हमारा क्या था, ये हमारा फाइनल फ्लक्स था। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो भाई, करंट हमारा क्या था, करंट हमारा था बी नॉट टू टी पाई आर स्क्वायर हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। और हमारा फ्लक्स कितना था, बी नॉट टी स्क्वायर था, फ्लक्स हमारा क्या है बी नॉट टी स्क्वायर, और टोटल चार्ज हमारा कितना निकला है बी नॉट आर स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल फ्लक्स होगा वो वहां तो टी नॉट हो जाएगा, ये फाइनल फ्लक्स में तो हमारा क्या होगा, हम ध्यान सुनो, हमने जो फ्लक्स निकाला था, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बी ए कॉस थीटा। तो हमने एक बार हमें टाइम जो है, हमें टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चेंज ऑफ चार्ज, तो एक बार टाइम की जगह टी नॉट रखेंगे फाइनल फ्लक्स के लिए, और जब इनिशियल फ्लक्स की बात होगी तो वहां पर टाइम का वैल्यू हम 0 रखेंगे। तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स करना है, तो फाइनल फ्लक्स अगर निकाल रहे हो तो वहां पर टाइम की जगह टी नॉट रखो, तो यहां क्या हो जाएगा बी नॉट टी नॉट पाई आर स्क्वायर, ये फाइनल फ्लक्स। इनिशियल फ्लक्स में क्या करोगे, टाइम की जगह 0 रखोगे, तो यहां भैया क्या हो जाएगा बी नॉट, टाइम की जगह 0 रखोगे, 0 रखोगे, टाइम की जगह 0 रखोगे, तो क्या हो जाएगा बी नॉट इंटू 0 स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ओवरऑल टोटल 0 बन जाएगा।
तो यहाँ बन गया 0 डिवाइडेड बाई आर, राम नाम सत्य हो गया इसका। तो इसको मैं दूर लिख देता हूँ दोस्तों में, ठीक है, हटाओ इसको। फाइनल फ्लक्स के लिए क्या करोगे, जो हमारी देखो रियल में जो हमारी फ्लक्स की वैल्यू हुई थी वो कितनी थी, वो क्या होती है बी ए कॉस थीटा। तो बी की वैल्यू रखो बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना था बी नॉट टी स्क्वायर, तो ये था बी नॉट टी स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बी ए कॉस थीटा। तो बी की वैल्यू क्या थी ये बी नॉट इंटू टी स्क्वायर, तो उसको रख लिया। अब ए की वैल्यू यानी एरिया वेक्टर, एरिया क्या है कॉइल का पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर, आर यहां रेडियस था, ठीक। हमने कहा कि हमें एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू रखनी है फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स की, और एक बार फिर इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू रखनी है। तो जब फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे तो वहां पर टाइम की जगह ये टी नॉट वाला रखना, और जब इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आएगी तो वहां पर टाइम की जगह हम 0 रखेंगे। जब हमने टाइम की जगह टी नॉट रखा फाइनल फ्लक्स के लिए तो वहां बी नॉट टी नॉट पाई आर स्क्वायर आया, और जैसे हमने फिर इनिशियल फ्लक्स के लिए निकालना हुआ तो हमने टाइम की जगह 0 रखा, तो ओवरऑल फ्लक्स 0 हो गया। तो क्या बना ओवरऑल पूरा हमारा चार्ज, टोटल चेंज ऑफ चार्ज क्या बना बी नॉट टी नॉट पाई आर स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर, और हमारी ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, ओवरऑल वैल्यू चार्ज की आ गई कितनी बी नॉट टी नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एक भैया ध्यान से देखो, वही सेम फॉर्मूला निकल रहा है, सेम आंसर आया दूसरे ट्रिक से। ये रहा शॉर्ट ट्रिक हमारा, शॉर्ट ट्रिक दोस्तों, ठीक है। देखो एक बार टाइम टी नॉट रखोगे तो टी की जगह टी नॉट रख लो तो टी नॉट स्क्वायर आ गया, फिर एक बार टाइम की जगह 0 रख लोगे तो क्या होगा, ये आएगा बी नॉट इंटू 0 स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ओवरऑल बन के 0 दे रहा है इनिशियल फ्लक्स। ये इनिशियल फ्लक्स था हमारा, और ये हमारा क्या था मान लो फाइनल फ्लक्स था, ठीक है, समझेगा चीजों को। तो इस तरीके से भी हम चीजों को निकाल सकते। यहां देखो ये ऐसे, यह है हमारा टोटल चार्ज, ठीक है, ऐसे टी नॉट देखो भाई यहां पर भी बना, तो क्यू टोटल भी निकल गया, करंट भी निकल गया, ईएमएफ भी निकल गया। चार्ज को हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। अब जो हमारा करंट इंड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन भी कुछ हो, तो जो इंड्यूस करंट बनता है वो कैसा होता है, वो उसको अपोज करता है जिसने उसे बनाया। तो यहां पर इंड्यूस करंट को कौन बना रहा है, ये अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, तो इस अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपोज करेगा लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। तो राइट हैंड का पाम उठाओ और थंब को उस डायरेक्शन में रख दो जिस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड भैया चाहते हो। तो इस अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को कौन सा मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर सकता है, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड। भैया एक अंदर की मैग्नेटिक फील्ड जा रही, तो बाहर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा लो तो इस अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो राइट हैंड का थंब उठाओ और थंब ऐसे डायरेक्शन में करो, थंब मान लो तुमने बाहर की तरफ किया, और थंब जिस डायरेक्शन में जाए मान लो वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो थंब बाहर गया, अब पाम को करो कर्ल, ये पाम है, ये पाम को करो कर्ल, अब पाम जिस तरफ जाए वही डायरेक्शन होगा इंड्यूस करंट का। पाम कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉक की उल्टी दिशा में, यानी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा बनेगा। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, ये इंड्यूस करंट मान लो ये दूंगा, ठीक है, लगा लो ऐसे, ठीक है। या फिर ऐसे रहने तो क्या दिक्कत, इंड्यूस करंट ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इसे, ठीक है। हाँ तो ये हमारे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे ही सुंगा, समझ गया भैया, एंटी क्लॉकवाइज होगा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। समझ में क्यों एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन बना, इसको पैदा किया इस मैग्नेटिक फील्ड ने, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। तो एक बाहर की मैग्नेटिक फील्ड ले लो, तो राइट हैंड का थंब बाहर की तरफ, थंब दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड को जो आउटवर्ड वाली बनी। अब पाम को करो कर्ल, पाम ऐसे आया, ये पाम है, तो वही पाम का डायरेक्शन इंड्यूस करंट का भी डायरेक्शन बन जाएगा। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा जाएगा, समझ में आएगा भैया। तो भैया यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसको नोट करो इतना। इसके बाद अब एक नया लेक्चर आएगा, वहां भी कई सारे एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, आईआईटी लेवल, नीट लेवल से। नोट करो भाई, हटेगा 1 2 3 4, नोट करो भैया, हो गया 1 2 3 4 पास करके नोट कर ले भाई, हो गया। चलो आ रहा हूं भाई। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर और भी नई नई कहानियां देखेंगे। समझ में आएगी नहीं ये सब कैसे कैसे हमने किया। तो इसके बाद हम नया लेक्चर लाएंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे। चल भैया रोटेटिंग कॉइल